ये वो दौर चल रहा है जहां दूसरे की नीचता, कनिंगनेस, वायलेंस, जुल्म और नफरत सुधार या सबक लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने वायलेंस और जलालतों पर पर्दा डालने के साथ ही उन्हें जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। जुल्म, वायलेंस और जस्टिफिकेशन से याद आया फिलिस्तीन गजा जंग खत्म करने की बातचीत में इसराइल का ये कहना कि वो गजा में 2 गलियारों में फौजी मौजूदगी बनाए रखेगा। रफा बॉर्डर, फिलाडेल्फिया और नॉर्थ में नेटजारिम पर। इसका मतलब है इसराइल इजिप्ट के साथ लगी रफा क्रॉसिंग को कंट्रोल करना चाहता है और गजा शहर समेत नॉर्दर्न गजा को बफर के तौर पर रखना चाहता है। दोस्तों, जो बाइडेन ने अपने 1972 से 50 साल का सियासी सफर का एंड 2 जंग रूस यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन के बीच करा करके काली रोशनाई से काले पन्ने पर लिखकर अमेरिका के आने वाले वक्त को धुंध में ले गए हैं। नवंबर में अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट बने, वो इस धुंध से मुल्क को बाहर निकालने में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जंगें अमेरिका हार चुका है। साथ ही अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमिक हालात भी बहुत खराब हो चुकी है। जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है, जिसकी सबसे अहम वजह चल रही ये दोनों जंगें हैं। दुनिया के तमाम जानकार बेहद सब्र के साथ इसराइल फिलिस्तीन रीजन में इवेंट्स अनफोल्ड होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन और उसे लेकर फैलाए जा रहे तमाम मिसलीडिंग प्रोपेगेंडास फेल होते दिख रहे हैं। दोस्तों, तालीम यानी एजुकेशन से शान और शौकत की बुनियाद डाली जाती है, सिविलाइजेशन बिल्डिंग का काम किया जाता है और कौमों की अगवाइयत की सलाहियत हासिल करी जाती है। किसी भी कौम में जहालत और इलिटरेसी फैलते ही उसकी बुनियादें हिल जाती हैं और इमारत ढह जाती है। इंडियन मुस्लिम सोसाइटी में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनको दुनिया की कोई खास जानकारी नहीं रहती है और पिछले कई दशकों से भारतीय हिंदी और उर्दू और अंग्रेजी अखबार, टीवी और अब सोशल मीडिया पर वीडियोस देख करके अपने को देश और दुनिया के जानकार बनाते हैं। इसीलिए वो किसी भी ग्लोबल सिचुएशन पर जो भी बयानबाजी या टिप्पणियां कर रहे होते हैं, वो असल में सिर्फ स्पेकुलेशन होता है, जिसका अंदाजा लगाने का बेस भी इग्नोरेंस है। हिंदी और उर्दू नाम वाले सो कॉल्ड इंडियन इंटेलेक्चुअल्स खुद ही लिखते हैं, खुद ही पढ़ते हैं और अब तो वीडियो में खुद ही बोलते भी हैं और जो बोल रहे होते हैं उसे खुद ही समझते हैं। पूरी सोसाइटी में जहर घोलकर समाज और देश को बर्बाद कर दिया गया है। नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद उड़ाकर 1993 में देश का नक्शा चीन के साथ बदल दिया, मगर भारत रत्न देकर नरसिम्हा राव को हिंदी अखबार और टीवी ने देशभक्त बना दिया। खैर, जिन डिट्रैक्टर या एतराज करने वाले शख्स जिसे ठीक से मुल्क में चल रहे सियासी तमाशे के बारे में भी नहीं पता है, वो जो अपनी गली के सभी लोगों को भी नहीं जानते होंगे, वो लोगों को समझाते हैं कि मुस्लिम मुल्क, खासकर मिडिल ईस्ट के मुल्क के बारे में ऐसी बयानबाजी करते हैं जैसे वो सब कुछ इन मुल्कों के बारे में जानते हैं और ज्ञान देते हैं कि कोई मुस्लिम मुल्क फिलिस्तीन के मुद्दे पर कुछ नहीं कर रहा है और ना ही कुछ बोल रहा है। इनके लगातार मुस्लिम मुल्कों के बारे में गलत वर्ड्स बड़े बड़े समझदार लोगों को भी गलत राय में डाल देते हैं, जबकि इसराइल 20वीं सदी में यूरोप में यहूदियों के नरसंहार के बाद 1948 से दुनिया की ताकतों का मसला बना रहा है और वेस्टर्न ताकतों के गारंटर होने की वजह ये खून खराबे का अखाड़ा बना हुआ है, जो जल्द एक टिकाऊ नतीजे पर जरूर खत्म होगा। 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद ये दुनिया प्रैक्टिकली तौर से बाइपोलर दुनिया बन चुकी है, जिसे अब खुलकर जाहिर किया जाने लगा है कि अमेरिका अकेला सुपर पावर नहीं रहा है। फॉल ऑफ काबुल 2021 में, रूस यूक्रेन जंग 2022 और बीजिंग में मार्च 2023 में ईरान के साथ सऊदी अरब के समझौते से अब यह साफ हो चुका है कि मिडिल ईस्ट के मुल्कों ने 30 सालों के इकोनॉमिक तरक्की के बाद अब एक नई स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू कर दिया है। इस साल जनवरी में सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया और ईरान के आने के बाद ब्रिक्स की अर्थव्यवस्था 45 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है, जिसमें भारत का सिर्फ 3.5 ट्रिलियन है, चीन का 18 ट्रिलियन, रूस और ब्राजील का 5 ट्रिलियन है और बाकी नए मेंबर्स का है। 125 साल 1876 के बाद से मुस्लिम दुनिया, खासकर अरब मुल्क, अब फाइनेंशियल तौर पर काफी मजबूत हो चुके हैं। वो वेस्टर्न कंट्रीज के सियासी तमाशे वाले फितने में उलझकर अपने को फिर 100 साल के लिए पीछे नहीं करेंगे। अमेरिका, इजराइल यही चाहता है कि मुस्लिम मुल्क इस सियासी मारकाट वाली जंग में फंस जाएं, ताकि इनकी 14 से 16 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके
उन्हें फिर 100 साल के लिए खत्म कर दिया जाए। ये वेस्टर्न कंट्रीज का बनाया जाल है। अगर ये सियासी फितना उर्दू नाम वाले लोगों को समझ में नहीं आता है तो मुस्लिम मुल्कों को बुरा भला कहकर दूसरा फितना अपनी ही कौम में पैदा ना करें। आपसे फिलिस्तीन और दुनिया में अमन चैन के लिए दुआ करें। अब एक बेहद अहम बात से आप लोग को रूबरू कराती हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। एक 2006 की अमेरिकन फिल्म है जिसका नाम है 300। इस फिल्म का मेन किरदार राजा लियोनाइडस बैटल ऑफ थर्मोप्लाई की लड़ाई में जा रहा है और ग्रीक गठबंधन सेना में शामिल होने के लिए वो स्पार्टन्स के 300 सैनिक लेकर निकलता है। हालांकि मुकाबला फारिस के 3 लाख के लश्कर से है। रास्ते में आर्केडियन फौज की टुकड़ी से उनकी मुलाकात होती है। ये भी बैटलफील्ड में जा रहे हैं। आर्केडियन मुट्ठी भर सेना यानी स्पार्टन्स के 300 सैनिक देखकर उखड़ जाते हैं। उनका सरदार कहता है कि वह सुनकर आया था स्पार्टस जंग के रास्ते पर है, यहां तो उसके पास आदमी कम दिखाई दे रहे हैं। इस पर लियोनिडास मुस्कुराता है और आर्केडियन से मुखातिब होकर कहता है कि ए तुम इधर, तुम्हारा पेशा क्या है? आर्केडियन, तुम्हारा पेशा क्या है? जवाब आया, मैं मूर्तिकार हूं सर। और तुम? जवाब आया, लोहार। अब लियोनिडास अपनी सेना की तरफ पलटता है और पूछता है, स्पार्टस तुम्हारा पेशा क्या है? हवा में भाले लहराते स्पार्टस जंग का तराना शुरू करते हैं। तब लियोनिडास कहता है कि तादाद में मेरे पास सैनिक ज्यादा हैं। दोस्तों, इस सीन का सबक यह है कि जिसका काम लड़ना है उसे अपना रोल निभाना बखूबी मालूम है। कहने का मतलब है कि जो जंग के लिए घर से निकलता है वो जानता है या तो जीत कर आएगा और गाजी कहलाएगा, और अगर मारा गया तो ये उसका आखिरी सफर होगा। वो बस कहानियों में होगा मगर शहीद कहलाएगा। जंग के मैदान में कोई रोना गाना करने, भगौड़ा बनने या सरेंडर करने की नीयत से नहीं जाता है। आजकल लोग कह देते हैं कि भगौड़े को कोई याद नहीं रखता है, लेकिन ये सब कहने की बात है। लड़ाई में भगौड़ा गद्दार से भी ज्यादा लानतें खाता है। खैर, आज के सियासी दौर में लोहार, मूर्तिकार, दस्तकार, बुनकर, मजदूर यानी पेजेंट क्लास सोशल मीडिया पर उधम मचाए हुए हैं। कुछ दिन पहले इस्माइल हानिया को बुरा भला कहने वाले, ईरान को एजेंट, बिकाऊ जैसे वर्ड से नवाजने वाला सोशल मीडिया वॉरियर्स कोहराम मचाए हुए हैं। इनमें किसी ने अपनी जिंदगी में खुरपी, बेलचे और सुई से बड़े हथियार नहीं थामे होंगे, लेकिन एवियोनिक्स के तबसरे से लेकर जियोपॉलिटिक्स पर तमाशा कर डालते हैं। ये वही हैं जो कह रहे थे इजराइल 10 दिन में गजा में मटियामेट करके निकल जाएगा। ये तेल अवीव के एजेंट हैं जो गजा पर कब्जा कराने के लिए नूरा कुश्ती कर रहे हैं। खैर, ना लड़ने वालों को इन बातों से मतलब है और ना मरने वालों के परिवार इनके इस तमाशे से डिस्ट्रेस हैं। पेजेंट क्लास की चक चक का शोर उनके लिए भिनकती मक्खियों से ज्यादा नहीं है। शहादत जिनका मीरास है वो मैदान जंग में जाते रहेंगे और वहां से सुर्ख रूह होकर अपनी माओ के दामन में लौटेंगे। वो मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं। वैसे हाल के महीनों में 3 इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग कंपनियां, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (S&P), मूडीज और फिच ने इजराइल की क्रेडिट रेटिंग घटा दी है और फ्यूचर के लिए नेगेटिव फोरकास्ट पेश किया है, जिसका मतलब है कि रेटिंग में और गिरावट का खतरा है। इजराइल पहले से ही जंग के खर्च के भुगतान करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट में हाई रेट्स पर कर्ज लेकर रेटिंग में कटौती की कीमत चुका रहा है। फिच रेटिंग्स ने बदले जियोपॉलिटिक्स और अमेरिका के मिलिट्री मिशन को कई मोर्चे पर मिडिल ईस्ट में फेल होते देखकर ये जंग 2025 तक जारी रहने की पॉसिबिलिटीज को बताते हुए इजराइल में इन्वेस्टमेंट रेटिंग की कटौती करके A+ से A नेगेटिव आउटलुक कर दिया है। शायद इसीलिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने मिडिल ईस्ट में तनाव को बढ़ता देख करके एक साझा बयान जारी किया है और ईरान को इजराइल के खिलाफ फौजी हमले की अपनी मौजूदा धमकियों को वापस लेने की अपील करी है, क्योंकि ईरानी जवाबी कार्रवाई इस रीजन के जंग को लंबा कर देगी, जिससे यूरोप की अर्थव्यवस्था और ज्यादा खराब हो जाएगी। अब दोस्तों, गौर करने की बात यह है कि 11 महीनों से चल रहे इजराइल फिलिस्तीन जंग से किसी मुसलमान मुल्क में इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक कोई एहतजाज या दंगा फसाद नहीं हुआ है। किसी भी अरब या मुस्लिम मुल्कों की जीडीपी नहीं जली और ना ही अर्थव्यवस्था खराब हुई, बल्कि पीसफुल एहतजाज यूरोप और अमेरिका में हुआ और वहां भी एकाएक मुस्लिम कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट बंद कर दिया। पीएलओ के फतह ग्रुप के चीफ
महमूद अब्बास ने कहा है कि हम शरीयत पर चलते हैं, फतेह हो या शहीद हो। वेस्टर्न कंट्रीज को भी यह एहसास हो गया है कि रेजिस्टेंट ताकतों के इंटेलेक्चुअल्स चाहते हैं कि यह लड़ाई फैले और लंबी चले, ताकि दुनिया, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेड और तेल और गैस की सप्लाई में रुकावट पैदा हो जाए और दुनिया की इकोनॉमी खराब होती रहे। साथ ही अमेरिका के खिलाफ यूरोप और एशिया में आवाजें भी उठें। 2020 और 2021 में कोरोना महामारी के चलते दुनिया में हर देश की इकोनॉमी बर्बाद हुई थी, मगर यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा खराब हो गई थी। 2022 के बाद तेल और गैस के अमीर मुल्कों ने वेस्टर्न कंट्रीज, खास करके यूरोप में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है, क्योंकि रूस यूक्रेन लड़ाई ने यूरोप में तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा कर दिया है। वेस्टर्न कंट्रीज भी अब यह लिखने लगा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को ले जा रहे हैं। यही वजह है कि यूरोपियन मुल्कों के प्रेसिडेंट पहली बार साझा बयान जारी कर रहे हैं और अमन का नारा लगा रहे हैं। इजराइल दुनिया में बढ़े ब्याज रेट पर बॉन्ड जारी करके बाजार से कर्ज लेने में नाकाम हो रहा है, क्योंकि रेटिंग नेगेटिव आउटलुक के चलते यूरोपियन बैंक जैसे बार्क्लेज वगैरह बॉन्ड खरीदने से किनारा कर रहे हैं। दुनिया के अमन पसंद लोगों को दुआ करनी चाहिए कि अमेरिका के मुखिया और उनके सलाहकार थर्ड वर्ल्ड वॉर करने की साजिश में नाकाम हो जाएं और दुनिया में अमन कायम रहे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। पेट्रॉन बनने का और मेंबरशिप लेने का लिंक, दोनों का ही लिंक अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।